आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग मगध साम्राज्य को पढ़ना स्टार्ट किए थे। मगध साम्राज्य एक बार हम लोग समअप करते हैं पिछला क्लास को कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो मगध साम्राज्य, इसमें कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। 7 राजवंश। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए। ये सातों का सीक्वेंस आपको याद रखना है, तो आप एक बार रिपीट कीजिए। सबसे पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर सुंग वंश, कण्व वंश और अंत में सातवाहन वंश। तो ये 7 सीक्वेंस आपको याद रखना है और इनमें से हम लोगों ने 3 के बारे में पढ़ चुका था। हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। देखिए, मगध महाजनपद जो सिर्फ एक बिहार के एरिया से स्टार्ट होता है, यानी कि मगध साम्राज्य पहले सिर्फ बिहार के ही कुछ क्षेत्र में फैला हुआ था। बिहार में ये हम लोगों ने देखा था। और यही मगध महाजनपद यानी कि मगध साम्राज्य सिर्फ बिहार से स्टार्ट होके किस प्रकार से संपूर्ण भारत में ही नहीं, यानी कि लगभग भारत के हर क्षेत्र में और भारत से बाहर भी, पाकिस्तान इवन अफगानिस्तान तक इसका विस्तार हो जाता है। अफगानिस्तान तक। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कि किस प्रकार से इसका इतना ज़्यादा विस्तार होता है। और हम लोगों ने 3 वंश जब हम लोगों ने पढ़ा तब देखा था कि इसका विस्तार लगभग बहुत ज़्यादा दूर तक हो चुका था। जैसे कि देखिए, एक बार रिपीट करते हैं पिछला क्लास को, फिर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हर्यक वंश। हर्यक वंश, तो इसको एक बार शॉर्ट समरी करते हैं। तो इसमें सबसे पहला शासक हमने पढ़ा था बिंबिसार, और किस प्रकार से इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था यह हम लोगों ने देखा था। इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, युद्ध नीति को भी अपनाया और मित्रता भी स्थापित किया। और इसका जो मेन उपलब्धि था वो अंग राज्य पर विजय था। अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी। फिर हम लोगों ने देखा अजातशत्रु के बारे में। और अजातशत्रु इसके टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट था कि इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया और वैशाली को जीत लिया। और वैशाली को जीतने के लिए इसने 2 ठो हथियारों का यूज़ किया था। एक था रथमूसल और दूसरा महाशिला कंटक आपको याद रखना है। और फिर आए उदायीन। इसके टाइम पे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उदायीन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया जिसका वर्तमान नाम पटना है। तो इसको स्थापना करने का श्रेय उदायीन को ही जाता है। तो ये हमने देखा था हर्यक वंश के बारे में। तो ये 3 शासक मिल करके अपना साम्राज्य को विस्तार किए। और उसके बाद शिशुनाग वंश, इसके टाइम पे हमने 2 शासक के बारे में पढ़ा। इस वंश से संबंधित 2 शासक, एक शिशुनाग ये तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। और इसके टाइम पे इम्पोर्टेंट फैक्ट कि ये अवंती पर आक्रमण किया और उसको जीता था। और इसका जो राजधानी था वो उज्जैन था। फिर कालाशोक के बारे में इम्पोर्टेंट, इसके बारे में एक ही फैक्ट इम्पोर्टेंट था कि इसके टाइम पे 2nd बौद्ध सम्मिति हुआ था।
सेकंड बौद्ध समिति या संगीति कालाशोक के टाइम पे, और फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे। तो ये शिशुनाग वंश के बारे में हमने पढ़ा था इतना सारा चीज़। और फिर आए नंदवंश। नंदवंश में दो शासक के बारे में हमने पढ़ा, एक महापद्मनंद और एक धनानंद। हमने देखा था कि ये जो धनानंद थे ना, ये बहुत ही क्रूर शासक थे। इसके टाइम पे चाणक्य जैसा आचार्य, चाणक्य इसके दरबार में आए थे। तो चाणक्य को अपमानित करके धनानंद ने अपना जो राज्य था, अपना जो दरबार था, अपना दरबार, तो वहाँ से इसको भगा दिया था। तो चाणक्य एक गुरु थे, एक शिक्षक थे। तो इसने क्या किया, अपना एक स्टूडेंट को लिया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का ही स्टूडेंट था, यानी कि चेला था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य को काबिल बनाया चाणक्य ने, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के पास आता है और धनानंद से इसका युद्ध होता है, और फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और नंद वंश का सफाया कर देता है और स्थापना करता है मौर्य वंश का, मौर्य वंश। और आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि मौर्य वंश जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, तो जब इसका युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था, क्या था, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके टाइम पे जो मगध साम्राज्य कहाँ तक फैल जाता है, तो अफ़गानिस्तान तक फैल जाता है, अफ़गानिस्तान तक। तो यही है मगध साम्राज्य, जो एक बिहार के छोटे से एरिया से प्रारंभ होता है और अफ़गानिस्तान की सीमा तक इसका विस्तार हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी आक्रमण। देखिए, मौर्य वंश स्टार्टिंग से पहले भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, उन सब को भी हम लोग को कुछ कुछ पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहला है विदेशी आक्रमण में से, विदेशी आक्रमण का सबसे पहला टॉपिक है ईरानी आक्रमण। तो पढ़ते हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। देखिए, अब तक मगध एक शक्तिशाली राज्य बन चुका है, क्योंकि तीन तो वंश हमने देखा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और ये तीनों वंश ने जो भी शासक हुए वो अपना राज्य का किस प्रकार से विस्तार किए, तो एक शक्तिशाली राज्य बन चुका है। लेकिन भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जैसे कि पंजाब साइड में, वहाँ अभी भी शक्तिशाली राज्य नहीं था, वहाँ छोटे छोटे राजाओं का ही शासन था। तो वही है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में, खासकर पंजाब वाले एरिया में छोटे छोटे राजाओं का शासन था होगा, जो कमज़ोर थे, और जिस कारण से विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। अब ये मान के चलिए भारत और पाकिस्तान का वर्तमान बॉर्डर है। अगर कोई विदेशी आक्रमण आएगा तो इधर से आएगा, और बॉर्डर में ही, यानी कि जो पंजाब वाला एरिया था, उस टाइम पंजाब प्रांत पाकिस्तान और भारत मिला करके हुआ करता था, तो वहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा राजाओं का शासन था, और उसका जो साम्राज्य था वो उतना विशाल नहीं था, जिस कारण से सारा विदेशी आक्रमणकारी वहीं पे आक्रमण कर देता है। फिर अब भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजा ने किया, जिसका संस्थापक साइरस द्वितीय था। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम, इसको दारा प्रथम भी बोला जाता है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गांधार तथा कंबोज को हरा दिया। तो यहाँ पे आपका ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सीधा यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट हो सकता है कि भारत में विदेशी आक्रमण सबसे पहले किनके द्वारा होता है। तो हकमनी वंश के जो राजा रहता है और इसका जो संस्थापक रहता है वो रहता है साइरस द्वितीय, हकमनी वंश के संस्थापक।
और इसी वंश से यानी कि यही हकमनी वंश से ही एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है डेरियस प्रथम। इसको दारा प्रथम भी हम लोग बोलते हैं। और यही आता है सबसे पहले भारत में आक्रमण करने वाला। तो इसको याद रख लीजिए एक ट्रिक के साथ। दारा प्रथम है ना, तो दारा सिंह के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े पहलवान थे। तो पहलवान ही लोग सबसे पहले आक्रमण करता है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो डेरियस प्रथम भारत में आक्रमण करने आए और गांधार और कंबोज को हरा दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड का ही एरिया का बात हो रहा है, गांधार और कंबोज, तो उसको हरा दिया। और इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। फिर डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक ज़रक्सिन प्रथम बना। और इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का अंत कर दिया और फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। तो यहाँ से सिकंदर का एंट्री हो जाता है। तो एक बार शॉर्ट में देखिए हुआ क्या। सबसे पहले हकमनी वंश का स्थापना होता है। करने वाला कौन रहता है? तो साइरस द्वितीय। हकमनी वंश का स्थापना हो गया। अब यहाँ का एक शासक था जिसका नाम डेरियस प्रथम था और यही आता है सबसे पहले भारत आक्रमण करने के लिए। अब भारत पे आक्रमण करेगा तो कहाँ करेगा? कमज़ोर एरिया पर ही करेगा। और उस टाइम कमज़ोर एरिया कौन सा था? क्या मगध था? तो आंसर है नहीं। भारत और पाकिस्तान वर्तमान में जो बॉर्डर है तो वहीं पे हुआ करता था पंजाब प्रांत, तो उसी के आसपास जो क्षेत्र सब था वहीं पे आक्रमण किया और गांधार को और कंबोज को हरा दिया। क्लियर है? और उसके बाद जब यहाँ पे आ गया तो अपना फारसी शासन का ही विस्तार करेगा, वही किया। अब उसके बाद आया ज़रक्सिन प्रथम। डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासक कौन बना? ज़रक्सिन प्रथम। और ज़रक्सिन प्रथम नहीं, ज़रक्सिन प्रथम बस यही है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब इस वंश का अंतिम शासक था डेरियस तीन, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि डेरियस तृतीय को मारने वाले कौन थे? इसको पराजित करने वाले सिकंदर डेरियस तृतीय को पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भी अंत कर दिया। तो हकमनी वंश का स्टार्टिंग भी हो गया और एंड भी हो गया। अब उसके बाद सिकंदर क्या किया? उसके बाद सिकंदर आ गया भारत। तो अब देखते हैं सिकंदर के बारे में। तो अब सेकंड है यूनानी आक्रमण। तो उनमें से सबसे पहला है सिकंदर। तो फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता थे, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप द्वितीय ये मकदूनिया का शासक बनता है। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इंपॉर्टेंट लाइन, सिकंदर किसका स्टूडेंट था? तो अरस्तु का, ये आपको याद रखना है। फिर है यूनानी शासक, मकदूनियाई शासक। यूनानी शासक या फिर मकदूनियाई शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इस समय उत्तर भारत पर यानी कि मगध साम्राज्य पर नंदवंश धनानंद का शासन था। तो ये जो लाइन है ये सारा लाइन आपका इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन से यहाँ से आउट होगा। देखिए अब तक हम लोगों ने 3 फैक्ट्स पढ़ा जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, सिकंदर किनका स्टूडेंट था? तो अरस्तु का। सेकंड क्वेश्चन, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब करता है? तो 326 ईसा पूर्व में। और जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो इस समय मगध महाजनपद पर किसका शासन रहता है? तो नंदवंश का। और नंदवंश में भी कौन सा शासन, मतलब कौन सा शासक शासन कर रहा होता है? तो धनानंद। तो इतना फैक्ट्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी कि बैक्ट्रिया जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदकुश पर्वत खैबर दर्रा पार कर भारत आया। तो सिकंदर सीधा याद रख लेना है हिंदकुश पर्वत को,
और या फिर खैबर दर्रा को पार करके भारत आया। और कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आएगा तो यही दर्रा पार करके उस टाइम आया करता था, खैबर दर्रा या फिर हिंदुकुश पर्वत। ये जो खैबर दर्रा है ये आपका हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। तो यहीं से सिकंदर आया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच, वर्तमान भारत पाकिस्तान के बीच एक नदी बहती है, वो है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को भी पार करना पड़ेगा। तो सिंधु नदी पार करने के बाद सिंधु और झेलम नदियों के बीच फैले तक्षशिला राज्य के शासक, जिसका नाम रहता है आम्भी। आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत करते हुए उसे सहयोग का वचन दिया। देखिए, जब सिकंदर आया तो यहाँ पे देखा सिंधु नदी है और झेलम नदी भी उसी का सहायक नदी है। तो सिंधु नदी को पार किया और सिंधु और झेलम नदी के बीच जो तक्षशिला राज्य था वहाँ का शासक रहता है, जिसका नाम रहता है आम्भी। तक्षशिला के राजा का नाम आम्भी। तो आम्भी सिकंदर से कोई युद्ध नहीं किया, सीधा सीधे आत्मसमर्पण कर लिया और आत्मसमर्पण किया और सिकंदर का साथ देने का और सहयोग करने का भी वचन दिया। फिर सिकंदर आगे बढ़ता है तो पंजाब के एरिया में पहुंचता है। तो झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र, यहाँ पे पंजाब, और यहाँ का जो शासक रहता है उसका नाम रहता है पोरस। तो पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध होता है। और देखिए, तो सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज, झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हाइडेस्पिज, झेलम या वितस्ता का युद्ध। और इस युद्ध में पोरस की विजय हुई, किंतु पोरस की वीरता को देखकर, विजय नहीं, पराजय हुई। पोरस की पराजय हुई और पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर उसे मित्र बना लिया। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा। सबसे पहले सिकंदर का मुलाकात हुआ आम्भी से, अभी हम लोगों ने देखा। तो आम्भी सीधा सीधे आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन जब पोरस से इसका सामना हुआ सिकंदर का, तो सिकंदर और पोरस के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होता है। और इसमें पोरस सिकंदर के साथ इतनी बहादुरी से लड़ता है। पोरस ये इतना बहादुरी से सिकंदर के सामने लड़ता है कि सिकंदर को लगा कि भले पोरस हमसे हार गया है, लेकिन ये एक योग्य शासक है। और बाद में सिकंदर पोरस से मित्रता करना चाहता है और दोनों के बीच मित्रता हो भी जाती है। तो सिकंदर क्या करता है, इसको मित्र बना लेता है। अब जब मित्र बन गया तब सिकंदर को पता था कि पोरस जब मेरे सामने इतना लंबा टिक सकता है युद्ध में, तो हो ना हो अगर मेरा मित्रता स्थापित हो जाती है तो ये बहुत साथ दे सकता है मेरा। तो इसी प्रकार से दोनों के बीच मित्रता स्थापित हो जाता है। और ये जो युद्ध हुआ दोनों के बीच, तो उसको झेलम, और इसी झेलम नदी को ही वितस्ता बोला जाता था। तो झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पिज का युद्ध बोला जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है ये लाइन। फिर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब फिर सिकंदर की सेना जैसे ही आगे बढ़ा तो युद्ध लड़ते लड़ते ही आगे बढ़ रहा है और अब आ गया व्यास नदी को पार करने की बारी। तो इसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि वे लड़ते लड़ते थक चुके थे, तो इसलिए पार नहीं कर पाया व्यास नदी को। और सिकंदर का थल सेना का जो सेनापति था, थल सेना का, तो उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। यही है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो थल सेना का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जबकि जल सेना का जो सेनापति था वो था निर्याकस। ये दोनों आपका इम्पोर्टेंट है। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। तो अब सिकंदर आ रहा था, लेकिन पूरा भारत घुसा भी नहीं। और जब देखा उसका सेनापति सब व्यास नदी को पार नहीं कर पा रहा है, तो अपना जितना भी साम्राज्य था, जितना जगह सब जीता था, उसको फिलिप को हाथ में दे दिया
और खुद स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर ने अपने सैनिकों के संबंध में कहा है कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। ये कुछ उसका लाइन है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। ये ऐतिहासिक रिसोर्सेस बताता है कि इसका जो मृत्यु है वो पता नहीं किस प्रकार से हुई थी, ये तो रीजन नहीं लिखा है कहीं। बेबीलोन में ही इसका मृत्यु हो चुका था। और 33 वर्ष की ही अवस्था में इन्होंने इतना साम्राज्य को जीता था ना कि उस टाइम जितना लोगों के पास नॉलेज था, जितना साम्राज्य के बारे में, पूरा विश्व में बात कर रहे हैं, यानी कि पूरा विश्व में जितना पूरा विश्व में लोगों के पास जितना नॉलेज था, यानी कि विश्व का जितना नॉलेज था लोगों के पास, उस कंप्लीट चीज़ को सिकंदर जीत चुका था। यानी कि शॉर्ट में समझिए कि पूरा दुनिया का लगभग 60% एरिया सिकंदर जीत चुका था। तो समझ सकते हैं इतना कम उम्र में ही इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो यह है सिकंदर की उपलब्धि। और वो अभी तो मैंने आपको बताया कि वहाँ के लोगों को, यानी कि यूनान के लोगों को जितना जगह के बारे में पता था ना, वो सभी सिकंदर के ही कब्ज़ा में आते थे। तो सिकंदर का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो एक बार समअप करते हैं सिकंदर के बारे में। तो सबसे पहला फिलिप II इसके पिता रहते हैं। इसका जो टीचर रहते हैं उसका नाम रहता है अरस्तु। 326 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण करते हैं। इस टाइम नंद वंश का शासन रहता है और नंद वंश में भी धनानंद का शासन रहता है। आए थे कहाँ से? तो भारत एंटर किए थे हिंदुकुश पर्वत और इसी में खैबर दर्रा को पार करके आए थे भारत। जैसे ही भारत आए तो सबसे पहले इसका सामना होता है तक्षशिला राज्य के शासक आम्भी से। तो आम्भी तो आत्मसमर्पण कर लेता है, युद्ध नहीं करता है। फिर जब पंजाब प्रांत में पहुंचता है तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पे, तो वहाँ का शासक रहता है पोरस। तो पोरस से इसका युद्ध होता है, लेकिन पोरस भी बहुत ही बहादुरी से युद्ध तो लड़ता है, तो जिस कारण से सिकंदर और पोरस के बीच मित्रता स्थापित हो जाती है। और फिर सिकंदर का सेना आगे बढ़ा, तो जब ब्यास नदी को देखा तो उसको पार नहीं कर सका। और इसका जो सेनापति था सिकंदर का, तो प्रमुख 2 सेनापति का नाम इम्पोर्टेंट है, एक सेल्यूकस निकेटर, एक निरियाकस। अब सिकंदर की सेना वापस लौट रही थी, तो सिकंदर अपना जितना भी विजित प्रदेश सब था, यानी कि जीता हुआ प्रदेश, सब अपना सेनापति के हाथों सौंप कर वापस भारत से लौट गया। और लौटते टाइम ही उसका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? बेबीलोन में, 33 वर्ष की अवस्था में। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। तो मौर्य काल को जानने के स्रोत देखते हैं सबसे पहले। तो मौर्य काल के जानने के स्रोत, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में हमारी सहायता करने वाले साहित्यिक तथा पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी नहीं है। इस समय के विदेशी यात्रियों के विवरण तथा विदेशी रचनाओं की पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। विदेशी यात्री कहने का क्या तात्पर्य है? जैसे कि मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तब उसने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो जो शासक आए थे इस साम्राज्य में, यानी कि मौर्य वंश में, किसी शासक के टाइम पे, और जो पुस्तक लिखा वही पुस्तक पढ़ के हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है बौद्ध रचनाएं, जैसे कि दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश, ये सब। जैन साहित्य में कल्पसूत्र, परिष्टि, पर्वन इत्यादि भी मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर तथा क्षेमेंद्र की रचना बृहद कथा मंजरी। ये सबसे क्या होती है? मौर्य प्रशासनिक तंत्र तथा तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत हुआ है।
मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और इंडिका के आधार पर प्लिनी तथा प्लूटार्क ने मौर्य शासन काल की विविध प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। फिर निरियाकस, आंसिक्रिटस तथा अन्य ग्रीक रचनाओं ने भी इस दौर के ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन के शिलालेखों एवं अभिलेखों से मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख भारत में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। अब अशोक के बारे में तो हम लोग जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसका शिलालेख, अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये सब के बारे में। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है देखिए। इतना सारा लाइन पढ़ के एक कंक्लूजन तो ये निकलता है कि जो भी रचना है, जो भी साहित्य है, उसमें मौर्य प्रशासन से संबंधित चीज़ का ही जानकारी मिल रहा है, यानी कि मौर्य काल के बारे में ही जानकारी मिल रहा है। तो आपको सीधा याद रख लेना है कि कौन सा पुस्तक किसने लिखा है। और इनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और ये इकोनॉमिक्स बुक नहीं है, ये एक राजनीतिक बुक है जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। फिर है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सीधा याद रख लेना है। और हम लोग पिछला क्लास में याद किए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। फिर सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की रचना बृहत कथा मंजरी, ये इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतना आपको हर हाल में याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं मौर्यकालीन प्रमुख शासक। तो मौर्य काल का प्रमुख शासक कौन हुए? तो नंबर 1 में आते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक निम्न कबीले से संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अपने पराक्रम के दम पे और चाणक्य अपने गुरु के साथ मिल करके, यानी अपना गुरु के सहारे और अपना मेहनत के दम पे, ये एक बहुत बड़ा सम्राट बन जाते हैं। तो ये है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जर्नी, बाकी देखते हैं हम लोग। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला। और इसका संबंध सामान्य कुल से था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये सब तो बेसिक फैक्ट्स है। फिर चंद्रगुप्त ने कौटिल्य यानी कि चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को सत्ता से हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये तो हम लोगों ने पिछला क्लास में ही देखा था, और अभी मैंने एक बार बताया भी कि इसके दरबार में आते हैं धनानंद के दरबार में आते हैं चाणक्य। धनानंद के दरबार में पहुंचते हैं चाणक्य। तो चाणक्य को अपमानित किया जाता है, इसीलिए चाणक्य अपना स्टूडेंट को लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को और इस अपमान का बदला ले लेते हैं। तो वही है कौटिल्य यानी कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का सहारा लेते हैं और नंद राजवंश को कंप्लीट सफाया कर देता है और मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। फिर चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो रणनीति अपनाई उसका विस्तृत वर्णन मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलता है, और इसकी रचना विशाखदत्त ने 7वीं शताब्दी में की थी। यानी कि शॉर्ट में याद रखना है, मुद्रा राक्षस एक क्या है, नाटक है, और इसकी रचना किसने की थी? विशाखदत्त ने। तो हम लोगों ने याद किया था कि राक्षस कैसा है? विशाल है, तो विशाखदत्त। तो यही है मुद्रा राक्षस। इसमें क्या किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त ने अपना जो शत्रु सब था उसका विरुद्ध किस प्रकार से चाणक्य नीति को अपनाया था। फिर जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार के क्रम में 6 लाख सैनिकों की फौज लेकर पूरे भारत में सैन्य अभियान किया था। यह जस्टिन का मत है। जस्टिन का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में क्या किए थे? लगभग 60 लाख सैनिकों के लिए थे और पूरा भारत को इसने 6 लाख सैनिकों का फौज लेकर पूरा भारत में सैन्य अभियान किया था। इसको आपको याद रखना है। फिर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। तो देख लीजिए, अभी चंद्रगुप्त मौर्य
नंद वंश का जो शासक पूरा का पूरा नंद वंश को ही सफाया कर देता है, क्योंकि इसका अंतिम शासक रहता है धनानंद। जैसे धनानंद को मारा, धनानंद को युद्ध में पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य, तैसे ही यहाँ पे नंद वंश हो जाता है खत्म और मौर्य वंश की स्थापना हो जाता है। तो नंद वंश का सफाया हो गया। अब बचा सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ईस्वी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त का इसमें क्या हो जाता है, विजय हो जाता है, यानी कि इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, क्योंकि इसका गुरु साथ है ना चाणक्य, चाणक्य ही इसका मार्गदर्शक थे। अब क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त यहाँ पे जीत जाता है, सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर देता है और पश्चिमोत्तर भारत को सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम। जो सिकंदर के सेनापति, सिकंदर वही सिकंदर जिन्होंने लगभग 60% दुनिया को जीत लिया था, और उसी का सेनापति बहुत ही ताकतवर थे सेल्यूकस निकेटर। तो जैसे इसको पराजित किया, तैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो कंप्लीट, जहाँ जहाँ सेल्यूकस निकेटर को जितना सौंप के गए थे सिकंदर, यानी कि जितना इसका एरिया था, उस कंप्लीट पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो जाता है। तो मगध साम्राज्य का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो गया। अब क्या हुआ, अब सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, देखिए अब जैसे सेल्यूकस निकेटर हार गया किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसको हारना कुछ ठीक नहीं लगा और सोचा कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शक्तिशाली तो है ही, तो एक काम करते हैं अपनी पुत्री का इससे विवाह करवा देते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर का जो पुत्री रहता है उस सबसे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है, और दहेज में इसको मिल जाता है पूरा का पूरा अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, बलूचिस्तान का कुछ क्षेत्र और सिंध का पश्चिमी क्षेत्र, ये सब मिल जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दे देता है उपहार में। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से संबंध स्थापित हो जाता है। एक बार समझिए इसको। देखिए सेल्यूकस निकेटर, ये सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर जैसे युद्ध में हारता है तो इसकी बेटी रहती है जिसका नाम रहता है हेलेना, इसका विवाह करवा देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। और सेल्यूकस निकेटर, चूँकि इसके पास, ये तो सिकंदर का सेनापति था, साम्राज्य का कमी नहीं था, तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में पूरा का पूरा अफगानिस्तान पूरा नहीं, मतलब इसका कुछ क्षेत्र था, फिर बलूचिस्तान, सिंध का कुछ पश्चिमी क्षेत्र, ये सब दे देता है। और इस प्रकार से मगध महाजनपद का जो जो बाउंड्री था, यानी कि जो बॉर्डर, वो अब अफगानिस्तान तक फैल चुका था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, तो गिफ्ट में 500 हाथी देते हैं। किसको देते हैं, सेल्यूकस निकेटर को। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मौर्यों का शासन तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भागों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। यानी कि समझ सकते हैं कि लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप में अब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो चुका था। चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से मिलती है। और ये दोनों पुस्तक इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, मतलब मैंने आपको काफ़ी बार बताया। फिर मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। मेगास्थनीज ये यूनान का कोई राजदूत था। अब कोई राजदूत होगा तो किसी के दरबार में ही आएगा और कोई ना कोई उसको भेजेगा। तो ये दूत बनकर कहाँ पे आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यहाँ से भी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आउट हुआ है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कौन सा पुस्तक लिखा, इंडिका। और इससे क्या जानकारी मिलेगा, तो भाई जब ये मौर्य वंश में ही आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, तो किस चीज़ का जानकारी मिल सकता है, तो मौर्य प्रशासन से संबंधित ही जानकारी मिलेगा। थोड़ा थोड़ा लिंक करके याद करना सीखिए। तो मौर्य प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, यही सब के बारे में जानकारी मिलेगा। तो
ये है। फिर अब बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है, इसकी दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य बंगाल पर भी अपना सैनिक अभियान किए थे, बंगाल पर भी। इसके बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो है ये महास्थान अभिलेख, याद रखना है। और दक्षिण भारत का जो विजय है, दक्षिण भारत का, इसका भी जानकारी का जो स्रोत है वो है तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, और अशोक का कुछ अभिलेख भी है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, एक अहनानूर और मुरनानूर। इससे चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिण विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और महास्थान, इससे किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? बंगाल अभियान, यानी कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का विजय। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सहगोरा ताम्र अभिलेख, जो कि गोरखपुर से मिला है, तथा महास्थान अभिलेख, ये बांग्लादेश के बोगरा जिले में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है ये दोनों अभिलेख। और इस अभिलेख में, इसमें क्या उल्लेख मिलता है? तो ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों का संबंध में विवरण देते हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो ऐसा अभिलेख है, एक सहगोरा अभिलेख और एक महास्थान अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे सम्राट थे जो जब सूखा पड़ा था, भीषण सूखा, यानी कि अकाल पड़ा था, उस टाइम लोगों को मदद किए थे, यानी कि राहत कार्य किए थे। तो ये दो अभिलेख सहगोरा और महास्थान इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, और ये भी आपको याद रखना है। फिर है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम विजय की जानकारी मिलती है, पश्चिम विजय। तथा चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्चे से गुजरात में सौराष्ट्र के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें किस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम विजय। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो एक महास्थान अभिलेख, इससे बंगाल पर विजय, चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल विजय के बारे में जानकारी। एक अहनानूर और मुरनानूर, इससे दक्षिण भारत के विजय की जानकारी। और जूनागढ़ अभिलेख या फिर गिरनार अभिलेख, इससे चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम विजय की जानकारी। ये 3 फैक्ट्स आपको याद रखना है। और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य का जो एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त, इसने सरकारी खर्चे से गुजरात में एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम चरण में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पे 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि, एक प्रकार का उपवास होता है, इससे शरीर को त्याग दिया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो आपको याद रखना है, ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म। और 298 ईसा पूर्व में ये संलेखना विधि एक जैन प्रथा होती है, और मतलब इसमें कुछ उपवास टाइप का कुछ होता है, इसी से अपना शरीर का जो प्राण है उसको त्याग दिया। ये आपका इंपॉर्टेंट है लाइन। और नोट में लिखा है, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जॉन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। याद रख लेना है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हो जाता है, और ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट्स हम लोग
मेंस में भी पढ़ेंगे। मेंस में भी इसके बारे में अच्छा स्टोरी है जो हम लोग को वहाँ पे पढ़ना है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य मगध महाजनपद का विस्तार किए थे। तो एक बार समाप्त करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो देखिए, हम लोगों ने अब शुरुआत किया मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, ये इतना आपको याद रखना है, और मेगास्थनीज का इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य तो इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था नंद वंश का सफाया करके। राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इसका गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य भी हम लोग बोलते हैं। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र था। फिर मुद्रा राक्षस, इसको लिखा था विशाखदत्त ने, जो कि एक नाटक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहले 305 ईसा पूर्व में इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को सफाया किया, वो तो पढ़ें। अब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया, और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, और बदले में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ये सब जगह मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दे दिया। किसको दिया? सेल्यूकस निकेटर को। फिर इसके दरबार में आए थे मेगास्थनीज। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नामक पुस्तक लिखा। इससे मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल अभियान के बारे में जानकारी मिलती है महास्थान अभिलेख से, और दक्षिण भारत की अभियान के बारे में जानकारी मिलती है आहनानूर और मुरनानूर, और जूनागढ़ अभिलेख से इसका पश्चिम विजय के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्चे से वहाँ पे एक झील बनाया था, सुदर्शन झील, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। शाहगोरा ताम्र अभिलेख और महास्थान अभिलेख, इससे ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य जब सूखा पड़ा था, यानी कि अकाल पड़ा था, तो उस टाइम राहत कार्यों को किया था। और अंततः 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जैन प्रथा के द्वारा, जो कि संलेखना विधि होता है, उससे अपना शरीर को त्याग दिया। तो ये था आज का क्लास। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे तक रखते हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्य वंश का अगला शासक बिंदुसार से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा।